और कितने भाई बहन थे आप? मैं हम्म। मैं तो मैं हूँ और मेरी एक छोटी बहन है, दो हैं। और वैसे हमारे चाचा जी की दो बेटियां हैं, वो भी मेरी बहन जैसी ही हैं। तो ये है। अभी आज के दिन यही चार लोग हैं हम लोग। हमारे बड़े ताऊ जी की चार लड़कियां थी, पर उनमें और मेरे में बहुत फर्क था उम्र में। और वो सब, उनकी शादी हो गई, उनके एक लड़के भी थे, वो अब रहे नहीं। उनकी एक बेटी है जो मेरे से, मेरी भतीजी है, उससे मेरे संबंध है अभी भी अच्छे। तो बहुत बड़ा परिवार नहीं है, ऐसे तो चार भाई थे तो उनके बहुत बड़ा, पर हम लोग अब चार पांच ही लोग हैं इस जनरेशन में। तो आपकी माता जी के निधन के बाद आपके पिताजी ने फिर दोबारा शादी की नहीं या नहीं नहीं की? नहीं, नहीं की। बिल्कुल नहीं। वो भी अपने तरह के अलग ही आदमी थे, मतलब ठीक ही थे, बहुत सार्वजनिक आदमी थे वो। उनके वो बिहार बिहार के घर में जहाँ वो निकले ही नहीं। हमारी माँ की तो डेथ के बाद तो वो पहले ऐसे भी व्यापार में फंसे हुए थे वहां पे। उसके बाद तो वो करीब करीब 20 साल 15 साल कहीं निकले ही नहीं। पर उनके यहाँ लोग बहुत आते थे, जैसे रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, हमारे फॉरबिसगंज के बगल में ही उनका गांव था, पर वो घर पे बहुत आते थे, रहते भी थे। पिताजी से तकलीफ में पैसे वैसे भी लेते थे। उन लोगों की अच्छी मित्रता थी। फिर नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, ये बहुत आते थे हमारे घर में। पिताजी के अच्छे मित्रों में थे ये दोनों, फणीश्वर नाथ रेणु और बाबा नागार्जुन, ये बहुत आते थे। दुनिया भर के लोग, मैंने कहा ना कि हमारा घर तो ऐसा था कि भाई खुला सा था, मेहमानों का आना जाना कलकत्ते में भी और वहां भी, और वहां तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वहां हमारी फैक्ट्री भी चलती थी, राइस मिल और ऑयल मिल। तो उसमें एक बासा होता था हम लोगों का, रसोई घर, जहाँ पे खाना बनता था सभी के लिए, हम लोगों के लिए भी, और जो भी वहां पे काम करते थे और वहां खाते थे उनके लिए। और वहां के व्यापारी लोग जो, या कोई बाहर से लोग आते थे फॉरबिसगंज में, तो हमारे ही ऑफिस में वो लोग ठहरते थे। उसको गद्दी कहा जाता था। वो गद्दी में जो गद्दा होता था, वो करीब 15 फुट बाय 10 फुट का होता था। और उस पे बाहर के लोग आते थे, तो उनको पता था कि जगदीश, हमारी मिल का नाम जगदीश मिल था, कि जगदीश मिल में रहने की और ठहरने की व्यवस्था है। तो वो लोग सीधा वहां आ जाते थे। कोई जरूरी नहीं कि हमसे व्यापार करे, गांव में कहीं भी व्यापार करे वो वहां आ जाते थे। वहां उनको रहने की, खाने की सब व्यवस्था होती थी। और उनसे वो गप्पे भी लड़ाते थे, अपना काम वाम करके शाम को आ गए, फिर गप्पे लड़ा रहे। तो इस तरह का एक ओपन हाउस था हमारा घर। और हमारे पिताजी को ये अच्छा लगता था, शायद उनका माँ के मृत्यु के बाद ये भी मन बहलाने के लिए भी घिरे रहते थे लोगों से हर समय। हम्म। तो और मुझे उसकी बहुत अच्छी यादें हैं कि 4 बजे हमारी मिल बंद हो जाती थी, 8 से 4 की शिफ्ट होती थी, 4 बजे मिल बंद हो जाती थी। और उसके बाद हमारे अहाते में जो है वहां पे कुर्सियां लग जाती थी 40-50। और धीरे धीरे गांव के लोग, उस कस्बे के लोग आने लगते थे। आप उसकी डाइवर्सिटी में तो आज कल्पना के बाहर है, उसमें किस तरह के लोग आते थे। बिहार बिहार में था तो बिहारी तो आते ही थे, वहां के मारवाड़ी व्यापारी आते थे, वहां बंगालियों की बहुत बड़ी तादाद थी, क्योंकि हमारा इलाका एकदम बंगाल से लगा हुआ था। तो बहुत सारे बंगाली वहां बसे हुए थे, बंगाली लोग आते थे, बिहारी आते थे, मारवाड़ी आते थे, नेपाली भी आते थे, क्योंकि हमारा नेपाल से सटा हुआ था। हम्म। और हम लोग सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। और नेपाल में राजा के खिलाफ जो क्रांति हो रही थी नेपाली कांग्रेस की, वो लोगों को सोशलिस्ट पार्टी से एक उनका संबंध था। तो वो नेपाल से भागे हुए राजनीतिक लोग भी हमारे घर में रहते थे। तो नेपाली नेपाली लोग भी उसमें आते थे। तो ये तो उस तरह से। अब दूसरी तरह से आप डाइवर्सिटी देखिए, वहां पे कांग्रेस के एमएलए, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस का उधर वो एमएलए कांग्रेस के थे, वो भी आते थे। वो एक जमाने में सोशलिस्ट रहे हुए थे, तो वो सोशलिस्ट थे, फिर कांग्रेस में चले गए, वो भी आते थे। ट्रेड यूनियन लीडर्स भी आते थे, जनसंघ के लोग भी आते थे, सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी आते थे, कांग्रेस के लोग भी आते थे। यही 3 प्रमुख पार्टियां थी उस समय। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी आते थे, स्कूल के टीचर भी आते थे, कॉलेज के प्रोफेसर भी आते थे, व्यापारी भी आते थे,
मुस्लिम भी आते थे, हिंदू भी आते थे। हमारे अपने जो फैक्ट्री के में जो सुपरवाइजर या मुनीम किस्म के लोग थे, वो भी आ करके बाहर की तरफ बैठ जाते थे धीरे 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 धीरे, और वहां पे चर्चाएं होती थी रोज रोज। मतलब वो समझ लीजिए 4 साढ़े 4 बजे से शुरू होकर के 4:30 समझ लो, 4:30 से शुरू होकर 6:30 6 साढ़े 6 तक वो चलता रहता था, जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाए। और उसके बीच में खाली चाय आती रहती थी लगातार, एक आदमी खाली चाय लाता था, और गप्पे लगती थी पूरे देश दुनिया, लोकल से लेके ग्लोबल तक, सब खाली चर्चा। बड़ा मतलब मस्त माहौल, हर आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ लोग चुपचाप बैठ के सुन भी रहे हैं, ऐसे भी होते थे। और मैंने उसमें देखा है कि हमारे मील में मेरे 3-4 लोगों के नाम याद है जो उस समय काम करते थे। नेवालाल यादव, बड़ा जीवट आदमी था नेवालाल यादव, उसको सुनते थे हम लोग कि जब एक बार अंग्रेज सिपाही ने उसके ऊपर घोड़ा दौड़ा दिया तो पर उसने अपना झंडा नहीं छोड़ा, झंडा पकड़े हुए था देश का, तो कांग्रेस का, तो छोड़ा नहीं उसने। तो नेवालाल यादव हमारे यहाँ काम करते थे, वो भी आके बैठ जाते थे। एक बनवारी नाई थे, वो मारवाड़ी थे, वो भी हमारे यहाँ काम करते थे, वो भी आके बैठ जाते थे। एक मनीर मियाँ थे, वो हमारे मजदूरों के सुपरवाइजर थे, वो भी आके बैठ जाते थे। इस तरह ये लोग सब बैठ जाते थे, वेदानंद सिंह। और मेरे को याद है बचपन में बहुत, इससे मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि बात हो रही है और हमारे ये मनीर मियाँ या हमारे नेवालाल यादव बीच में हमारे पिताजी कुछ बोल रहे हैं, उनको बोला, अरे बिरजू बाबू आप बैठिए, चुप बैठिए, आपको कुछ नहीं मालूम है, हम बताते हैं। ये हमारे मील का जो हमारे पिताजी बिरजू बाबू के अंडर में काम करने वाला आदमी अपनी आस्तीन चढ़ा के बोलता था, आप चुप बैठिए, आपको कुछ नहीं मालूम है। और बिरजू बाबू बोलते थे, तुम चुप बैठो। ये इक्वालिटी होती थी 4 बजे के बाद। आज ये लोग बात करते हैं फ्यूडलिज्म की, ये फ्यूडल सोसाइटी की बात करते हैं। किस फ्यूडल सोसाइटी में इस तरह की बात हो सकती है वर्कर और ओनर के बीच में आफ्टर ऑफिस आवर्स? ये बात करते हैं अमेरिकन कॉर्पोरेट में कि साहब अपने बॉस को फर्स्ट नेम से बात करते हैं, लेकिन बॉस को भांप करके बात करते हैं। मैंने उस तरह की का सहज और मस्त माहौल देखा ही नहीं है उसके बाद। थोड़ा बहुत मैंने देखा। बहुत दिनों के बाद बनारस गया था मैं अभी 10 साल पहले, तो एक पप्पू की चाय की दुकान बहुत फेमस है 80 घाट में, क्योंकि एक किताब लिख दी गई है काशी का की, उसके बाद वो दुकान बहुत फेमस हो गई है। वहां मैं जब गया तो मैं बोला, हाँ ये कुछ उस तरह का है। उधर मतलब उधर बीजेपी का भी आदमी आता है, समाजवादी पार्टी का भी आता है, कांग्रेस का भी आता है, बीएसपी का भी आता है, और खूब एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, लेकिन कोई फिर ठीक है, सब कुछ मतलब सब चलता है। एक बहुत ही डेमोक्रेटिक, जिसको आप कहें उस तरह का वातावरण, और वो ही वैसा ही, मतलब हमारे यहाँ गाली गलौज नहीं होती थी इस तरह की, लेकिन बहसबाजी वो राइस मिल बंद होने के बाद एग्जैक्टली, इट वाज अमेजिंग। मैं वहां जाता हूं, कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, एकदम नीरस हो गया है। तो ये मैं देखता हूं कि, और ये जो हम लोग, हमारे तो फ्यूडल्स होते, हमारी खुद की बहनें बोलती है हम लोग फ्यूडल थे। अरे भाई फ्यूडलिज्म में ऐसा नहीं होता। आप एक पिक्चर है अमेजॉन प्राइम में, आप देखिए, डाउनटन एबी करके एक सीरियल है, अंग्रेजों का, इंग्लैंड का 19th सेंचुरी का पूर्वार्ध और बिगिनिंग, ये सॉरी 19th सेंचुरी का एंड और 20th सेंचुरी की बिगिनिंग, ये पूरा पीरियड 50-60 साल का उसमें दिखाया गया। और वो फ्यूडल सोसाइटी होती है, उसमें उसको देखिए तब आप बात करिए। वहां इतनी बड़ी डिस्टेंसिंग है बिटवीन द लॉर्ड एंड द कॉमन मैन, सवाल ही नहीं है कि वो इस तरह की बात करे, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करा जाता है एकदम। हमारे यहाँ कोई सवाल ही नहीं था। तो हम ये सब बातें मुझे धर्मपाल जी ने इनको समझा, मतलब पॉइंट आउट किया कि ये सब जो लेबल्स लगे हुए, तुम उन लेबल्स से देखना बंद करो। फ्यूडल सोसाइटी, अब तुमको फ्यूडल सोसाइटी, तुमने मान लिया कि हमारी सोसाइटी फ्यूडल है, तुमको फ्यूडलिज्म ही फ्यूडलिज्म दिखाई देगा। अरे जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था
कि अपने एक्सपीरियंस से हम नहीं देखते, हम चश्मे पहन करके देखते हैं। फ्यूडल सोसाइटी का चश्मा पहन लिया, अब आपको सब कुछ फ्यूडल फ्यूडल दिखाई देता है। पर जब मैं रियल देखता हूं तो देखता हूं ना कि बुर्जू आओ चुप बैठिए, आपको कुछ नहीं मालूम है, ये मुझे दिखाई ही नहीं देगा उस चश्मे से, या अगर दिखाई दे दिया तो उसको जरा साइड कर दूंगा, या उसको तवज्जो नहीं दूंगा, या फिर उसका कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा ढूंढूंगा जो हमारी थ्योरी में फिट कर जाए। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी अपनी दुनिया को अपनी दृष्टि से देखें, दूसरे की बनाई दृष्टि से देखना बंद करें। हम अपने अनुभव को रियल होकर देखें विदाउट एनी थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। उसके बाद थ्योरी लगाइएगा लगाइएगा, देखते समय थ्योरी मत लगाइए, जैसा है वैसा देखिए, प्रेजुडिस्ड होके मत देखिए। आप थ्योरीज के चश्मे से देखते हैं, कैटेगरीज के चश्मे से देखते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देता, आपको डिस्टॉर्टेड दिखाई देता है। तो ये तो बचपन की बातें हुई, ठीक है। अब जैसा आपने कहा कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और फिर उसके बाद का कुछ बताइए कि कैसे आईआईटी की तैयारी की तरफ गए और आईआईटी में गए। नहीं यार, कुछ नहीं पता था अपने को। स्कूल में अच्छे थे, पढ़ाई में साइंस लिया इसलिए क्योंकि उस समय ये चारों तरफ के माहौल से ये मिला कि जो पढ़ाई में जो बढ़िया स्टूडेंट होते हो तो साइंस पढ़ते हैं। तो अपने को कोई ऐसा कोई साइंस से बहुत बड़ा लगाव हो ऐसा नहीं। हाँ, उसका अहंकार जरूर था, क्योंकि हमारे घर में सोशलिस्ट वातावरण, वामपंथी टाइप का वातावरण में साइंस बड़ी चीज थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बड़ी चीज थी, सोशलिज्म बड़ी चीज थी, बड़ी इस तरह की बातें बड़ी चीज थी, रैशनल होके सोचने की बातें बड़ी चीज थी। हमारे घर की महिलाएं पूजा पाठ ये सब बहुत बहुत या तो बहुत ही कम कर दिया था उन्होंने, या छुप के करती थी, क्योंकि पुरुष वर्ग को बिल्कुल स्वीकार, ये सब ढोंग लगता था। तो हम लोग बच्चे लोगों में ये असर हुआ। हम लोग अपने को बड़ा अहंकार था हम लोगों में कि हम तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, हम ये सब बकवास है। तो नेचुरली मैं साइंस की तरफ आकर्षित हुआ, पढ़ाई में अच्छा था जैसे बोला, तो मैं साइंस किया, और जब उसमें भी अच्छे नंबर वंबर आते थे। फिर ये पता चला, जब मैं उस टाइम 11 क्लास का स्कूल होता था, 11th का कलकत्ते में था, और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आए उसमें, हायर सेकेंडरी में भी। और उस समय मेरे कुछ दोस्त उन्होंने कहा कि यार ये आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं हम लोग। मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो 50 रुपए का या 500 रुपए का कुछ फॉर्म आता था, तो मैंने बोला चलो मैं भी देता हूँ। तो मैंने भी भर दिया फॉर्म और बैठ गया और पास हो गया। मतलब उस समय कोई तैयारी नहीं होती थी, एटलीस्ट मुझे नहीं पता था, कलकत्ते में तो नहीं होती थी। बाद में जब मैं आईआईटी में गया तो मुझे पता चला कि बंबई में कुछ क्लासेस शुरू हुई थी, कोचिंग क्लासेस, क्योंकि बंबई से हमारे बहुत लड़के लोग आए थे आईआईटी में, वो लोग बताते थे। पर कलकत्ते में जहां तक मुझे पता है ऐसा कुछ मैंने तो सुना नहीं था। तो हम लोग कोई तैयारी वैयारी किए नहीं, थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं वो जो पुराने पेपर्स आते हैं उसको जरूर देखा था, लेकिन ऐसे कोई फॉर्मल तैयारी, कोई ट्यूटर क्लासेस व्लासेस ज्वाइन नहीं की। उसमें आ गए, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए क्योंकि मैंने बहुत सीरियसली लिया नहीं। मेरा रैंक कोई बहुत हाई रैंक नहीं था, 900 1000 के आसपास होगा, और इसलिए मुझे अच्छा एक बार पास हो गए तो फिर ये बहुत हुआ, क्योंकि हम 4-5 लोग बैठे थे हमारे स्कूल से, जो मेरे क्लासमेट थे। हम वैसे तो हमारे कई सेक्शन थे, तो दूसरे सेक्शन से कई लोग बहुत अच्छे रैंक आए थे, और वो लोग, लेकिन हमारे सेक्शन से मैं ही अकेला पास हुआ, या एक और लड़का पास हुआ था। तो ये प्रेशर सा हो गया कि अब आईआईटी में निकले हो तो जाना ही है, टाइप ऑफ थिंग। तो मेरे को फिर ये कानपुर में एडमिशन मैंने लिया, और वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मुझे मिली, और कुछ मिला नहीं। ठीक है, पढ़ना ही तो है, मेरा तो कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, तो हम उसमें चले गए। और फिर उसके बाद 2 साल के बाद मैंने दिल्ली ट्रांसफर लिया, इसलिए कि हमारे ताऊजी जो थे वो उस समय तक एमपी बन गए थे,
और मेरे ताऊजी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा भक्ति थी। मैं उनको आज भी बहुत ऊंचा मानता हूँ, क्योंकि वैसा सच्चा, ईमानदार, सीधा साधा, पक्कड़ बिन कोई तरह का उनके लाग लपेटी नहीं थी, और ना वो अपने को बहुत बड़ा मानते थे। हर मामले में जिसको कहते हैं सहज आदमी थे। खूब सिगरेट पीते थे और खूब गपियाते थे और खूब पढ़ते थे, और उनका कोई काम ही नहीं था। तो लास्ट के दिनों में उनको 68 में वो बिहार से राज्यसभा के लिए एमपी बन गए, क्योंकि डॉक्टर साहब के मित्र हुआ करते थे। डॉक्टर साहब की डेथ हो गई थी 67 में, तो पार्टी ने एक तरह से उनका सम्मान किया और उनको भेज दिया राज्यसभा में। तो वो उनको लकवा मार गया था। तो ये हुआ कि वो अकेले से थे, तो ये हुआ कि भाई अब किसी को उनके साथ आसपास रहना चाहिए। लकवा मारा मतलब बेड रिडन नहीं हुए, थोड़ा सा लाठी वाठी लेके चलने लगे, सब ठीक ठाक था, पर सिगरेट फिर भी पीते थे, ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। तो मैंने 2 साल के बाद बहुत मशक्कत करके मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि 2 साल 5 साल का कोर्स होता था और 2 साल कॉमन होता था, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स टाइप। तो मैं 2 साल के बाद फिर दिल्ली आया, और बाकी के 3 साल मैंने दिल्ली में किए। इसलिए मेरे दिल्ली में बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बने आईआईटी में। जिस हॉस्टल में मैं था वहीं के कुछ लोग मेरे दोस्त बने, पर ठीक था वो, मतलब वो टाइम पास हुआ। मैं ये कहूंगा आईआईटी में मेरा टाइम पास हुआ। कल जब कानपुर में था फर्स्ट ईयर में, तो मैं बहुत ही गलत चीजों में पड़ गया। कुछ नशा पता भी करने लगा, और उसकी ग्लानि भी होती थी, पर वो चल रहा था। पता नहीं, मैं बहुत ही डिस्टर्ब्ड मूड में था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि पहली बार घर से बाहर निकला था, छोटा बच्चा था, दाढ़ी वाड़ी थी नहीं, शक्ल सूरत लोग लड़की बोलते थे, खेल कूद में अच्छा था नहीं, दुबला पतला था। तो जरा बॉडी में बिल्टअप होता है, खेल में अच्छे होते हो, तो एक तरह का हमारे में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और जब पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आईआईटी में आकर के तो बहुत सारे अच्छे होते हैं, तो उसका भी अहंकार नहीं। क्या चीज, कोई तो एंकर चाहिए आदमी को संभालने के लिए, तो एंकर ही नहीं था ना। तो एकदम गड़बड़ा गए हम फर्स्ट ईयर में, तो इसलिए ये सब चीजों में पड़ गए। तो आईआईटी कानपुर से निकलने का एक कारण ये भी था कि मुझे उस माहौल से मतलब मैं थक गया था अपने आप से, कि ये संगत से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो ये भी एक कारण था। और मेरा एक चचेरा, मतलब मौसेरा भाई दिल्ली आईआईटी में था उसी बैच में। तो ये भी एक कारण बना, मतलब कई कारण होते हैं ना। तो वैसे तो फिर दिल्ली 3 साल मैंने दिल्ली में किए, वो भी एक गोइंग थ्रू द मोशंस, क्योंकि मुझे ये कोई खास इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में, इसमें मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा एक तरह से आप कहें तो स्कूल के बाद खत्म सा हो गया। और आईआईटी में जब था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं यार, आई एम मेंट मोर फॉर ह्यूमैनिटीज, मुझे सामाजिक चीजों में ज्यादा रुचि है, राजनीतिक चीजों में ज्यादा रुचि है, तो मुझे ह्यूमैनिटीज करनी चाहिए थी, बट इट वाज टू लेट। ऐसा संभव नहीं था, तो आई वेंट थ्रू द मोशंस। एंड पर वही जो मैं परसेप्टिव था, इसलिए चीजों को सोचता था, चीजों को पकड़ता था, उसके बारे में चिंतन मनन टाइप चीज चलती रहती थी, और थोड़ा पढ़ता भी था चीजों को, मतलब आउटसाइड द टेक्स्ट बुक। और ज्यादा पढ़ना आईआईटी करने के बाद हुआ। मैं जब पास आउट किया उसके बाद मैं कलकत्ते में 1-2 साल जो रहा, मतलब नहीं, उसके बाद तो मैंने वो फैक्ट्री शुरू की और एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट बिहार में लगाया वगैरह वगैरह उस दौरान। और ये कहें कि 78 से लेकर के 86-87 तक मैंने खूब पढ़ा। तो अभी थोड़ा आईआईटी का जो 5 साल का जो पीरियड था उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा मतलब स्टूडेंट लाइफ और आईआईटी का लाइफ। जैसे एक तो आपने ये कहा कि भाई जब आप कानपुर में गए तो वहां पे थोड़ी गलत संगति में आप पड़ गए और नशा पत्ती करने लगे। नहीं, मैं किसी को और दोष नहीं हाँ, दूंगा, हाँ, संगति वंगति कुछ नहीं होती है, सब अच्छे लोग थे। हम्म, परंतु वो मेरा ही प्रॉब्लम था, मैं इतना अटपटा गया। मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव, एक जॉइंट फैमिली में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अच्छा बच्चा था ना, अच्छा बच्चा था। शक्ल सूरत से भी अच्छा था, यानी सीधा लगता था, सीधा था भी। हाँ, और आईआईटी में तो सब एक से एक हीरो हैं,
और रैगिंग होती थी उस टाइम जबरदस्त। तो मैं तो एकदम जैसे कि कोई इतने लाकर पटक दिया हो ऐसे तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हॉस्टल में रहना, बाथरूम में पानी नहीं होता था, मतलब बहुत तरह की परेशानियां। मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब रहा, मतलब 1 महीने तक मैंने अपना बिस्तर नहीं खोला हॉस्टल में, बिस्तर नहीं खोला, कपड़े नहीं खोले, सूटकेस में रखा, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि भाग जाऊंगा यहाँ से, नहीं रह पाऊंगा मैं तो। फिर मुझे आज भी उसकी याद है, जयंत हरिहर लाल उसका नाम था। उसने मुझे समझाया, बोला बेटा खोलो बिस्तर, है ना, कपड़े निकालो, ड्रॉअर में रखो, तब जाकर के तुम सेटल होगे, नहीं तो अनसेटल्ड रहोगे। छोटी सी बात थी पर बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो मैं बहुत डिस्टर्ब था, बहुत अत्यंत डिस्टर्ब, मतलब माहौल से, मतलब हमको सब लोग लगते थे कि कैसे लोग हैं लोग, तो मतलब मार देंगे मुझे, जीने नहीं देंगे। और मेरी हेल्थ जो थी वो बहुत पुअर थी, तो ऐसे भी उस माहौल में रहना मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, वेरी डिस्टर्ब। एंड आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन दैट आई वेंट इनटू ऑल दैट। फिर तो दिल्ली में जाके कैसा रहा बात के जो 3 दिल्ली साल? में जाके तो संभल गए, मतलब दिल्ली में इधर भी संभल गए, सेकेंड ईयर तक, मतलब मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे मार्क्स आए है ना, और उसके बाद एकदम लगातार डिटोरेशन। तो मुझे काउंसलिंग मेरी जिसने भी की वहां पे, तो उन्होंने, और उनको सब पता था क्योंकि वो लोग नजर तो रखते थे, तो वो सब उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो यार, बर्बाद हो जाओगे, क्या मतलब तुम, यू गुड बॉय, तुम कहाँ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो बात तो ये कहीं खटकी थी। और फिर उसके बाद हम जब दिल्ली आए तो मैंने फिर, मतलब जैसे एक सामान्य आदमी होता है, और मैं एक आध, मुझे याद है जब मुझे मजा आया, जैसे फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, और कंप्यूटर साइंस, तो उसमें मैं बहुत अच्छा करता था, ए ग्रेड आते थे। तो ये एक कहीं आ जाता था कि भाई अगर मन लगाऊंगा तो कहीं भी ठीक ही हो जाएगा, परंतु मन लगता नहीं था ज्यादा, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा आया नहीं। तो वो बस गुजर गए, ऐसा मानो वो 7 साल। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लोग बोलते ना अरे क्या दिन थे हॉस्टल के और क्या दिन थे कॉलेज के, ठीक थे, बुरे भी नहीं थे, अच्छे ही थे। लेकिन कोई बहुत, देखो एक, अच्छा एक और बात बताओ, हम थे देसी के, मतलब इन द सेंस कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था स्कूल में। हमारा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था, कलकत्ते वाला, लेकिन उसमें अंग्रेजी मीडियम भी था, हिंदी मीडियम भी था। लेकिन मेरे ताऊजी और डॉक्टर साहब की इन्फ्लुएंस की वजह से मैं हिंदी मीडियम में गया, मेरा एडमिशन हिंदी मीडियम में हुआ। मैंने साइंस भी हिंदी मीडियम से की, हालांकि 9th से हम लोगों ने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, क्योंकि कहा जाता था कि अंग्रेजी में लिखो, नहीं तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और हमको बहुत अच्छे टीचर भी मिले 9th 10th में अंग्रेजी के, जो हम लोग, हमारी अंग्रेजी अगर ठीक हुई तो उसी दौरान उन टीचरों की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने हमको इनकरेज किया कि तुम अंग्रेजी किताबें पढ़ो, ये सॉरी ये क्या कहते हैं, अगाथा क्रिस्टी पढ़ो, जासूसी बहुत बढ़िया उपन्यास है, उनको पढ़ो और तुम्हारी अंग्रेजी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से कर करके हमारी अंग्रेजी ठीक ठाक हो गई, माने बढ़िया अंग्रेजी नहीं, मतलब काम चलाओ, जैसे हिंदुस्तान के अंग्रेजी बोलने वाले 99.9% लोग हैं, वैसे मैं भी हूँ, तो उतनी अंग्रेजी हो गई ठीक ठाक। लेकिन मैं अंग्रेजी गाने, ये बीटल्स, ये जो सब उस समय चलता था, ये इस दुनिया से मैं अनिभिज्ञ था। मतलब मैं, मेरे को समझ में नहीं आती थी, कोई सुन भी गया तो मैं उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाता था। अब आईआईटी में ये इस तरह का भी माहौल था, है ना, वो सब अपने को फन्ने खान समझने वाले लोग थे, वो मतलब वो आए थे कॉन्वेंट स्कूलों से बहुत सारे लोग, और इस तरह के मतलब मेरा तो चक्कर इन्हीं से पड़ा। तो अब उधर मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाता था, लेकिन एक तरह का दबाव होता था कनेक्ट करने का। और इस चक्कर में फिर सिगरेट विगरेट पीना भी शुरू हुआ, कि अपने को थोड़ा सा लड़की नुमा शक्ल से बदल के सिगरेट पिए तो थोड़ा वो ताकत ये सब हुआ। ये तुम समझते हो, ये सब जो होता है, मेरे साथ ही थोड़ी ना हुआ है, हजारों के साथ होता है ये सब, है ना। तो हम लोग जो थोड़े से नॉन अंग्रेजी माहौल के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दबाव होता है इधर जाकर के, ये इस तरह के वातावरण में अपने को बचाना करना, और ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं और वो फिर उनकी नकल करने लगते हैं। ये सबसे गुजर के आए हैं हम लोग।
और इसलिए मैं इस पूरी चीज को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझता हूँ मैं। ये जैसे बताया ना उस समय, वो जो हिपोक्रेसी की बात जो मैंने बताई बचपन की, जो उसको मैं बहुत अच्छी, ये जो दबाव होता है, और ये आज तक है, ये दिल्ली में आपको हर चप्पे चप्पे पे ये दबाव दिखाई देगा। ये आईआईटी में मैंने महसूस किया सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैं इससे मुक्त हुआ, लेकिन ये मैंने महसूस किया। तो आईआईटी में मैं कोई विशेष मेरे अनुभव ऐसे हो जो कि मैं कहूँ, ऐसा कुछ नहीं। आई वेंट थ्रू द मोशंस, आई केम आउट, और उसका बहुत एडवांटेज मुझे मिला कि भाई ये तो आईआईटी के हैं। आज भी हमको इंट्रोड्यूस करते हैं ये आईआईटी के हैं। मुझे लगता है क्या हो गया आईआईटी के हैं, तो मतलब कौन सा हमारे पे कोई सींग निकल आए, है ना। तो और मैं आईआईटी के इस कोविड के दौरान मैं दंग रह गया, और अभी भी हम लोगों का एक आध ग्रुप है आईआईटी के दोस्तों का, मैं उनके व्यूज और उनके मैं दंग रह जाता हूं। मतलब इनसे ज्यादा मूर्ख कौम। कुछ अपवाद है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं आईआईटी से, मैं उनको जानता हूँ। गणेश बगड़िया का नाम लूंगा, एमडी श्रीनिवास का नाम लूंगा, दुनिया भर के आईआईटी के लोग, पीपीएसटी से जुड़े हुए नवज्योति सिंह भी आईआईटी से ही है, सुनील सहस्त्रबुद्धे हैं आईआईटी से। ब्रिलियंट लोग हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड वेरी ओरिजिनल इन देयर थिंकिंग, लेकिन दैट दे आर स्मॉल माइनॉरिटी, दे आर अ वेरी वेरी स्मॉल माइनॉरिटी। जो मेजॉरिटी है, जो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत ये है, और मतलब 20-50 1 करोड़ रुपया साल की जिनकी आमदनी है, इस तरह के जो लोग हैं, दिमाग मतलब कुछ है ही नहीं। वो तो पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ करके उनका दिमाग बनता है। कोविड के बारे में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट या फलाना की रिपोर्ट पढ़ के उनका दिमाग बनता है। वो जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, अपना एक्सपीरियंस, अपनी ओरिजिनल थिंकिंग, अपने मैंने जो देख रहा हूं उससे समझू, गायब है। उन्होंने पूरा का पूरा दिमाग गिरवी रख दिया है, टोटली, मतलब ब्लाइंड है कंप्लीटली। ये आईआईटी का मेरा तो अपना मूल्यांकन ये है कि आईआईटी के 95 या मे बी मोर % ऑफ पीपल आर लाइक दिस। जो लोगों ने अपना बिजनेस खड़ा किया, अपना नौकरी कर रहे हैं उनकी, मैं चाहे वो बड़े से बड़े सीईओ हो, क्योंकि जो सीईओ ये जो नौकरी करता है, कैसे भी नौकरी करे, बड़ी से बड़ी नौकरी करे, ये लोग एक बबल में रहते हैं। इनको दुनिया का पता नहीं होता है, समाज का पता नहीं होता है। ये एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रह सकते हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रह सकते हैं। वो आपके वो जो सीईओ है, क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल का, क्या नाम है उसका, पिचोई, उधर से लेकर के, और जो जिसको 50 लाख रुपया साल का मिलता होगा, हिंदुस्तान में नौकरी करता होगा, वहां तक की मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, अपने एक वर्ल्ड में रहते। लेकिन जो व्यापार करता है, जो बिजनेस करता है, खासकर इंडिया में, और इंडस्ट्री चलाता है, उसको समाज से संबंध रखना पड़ता है, वो बच नहीं सकता उससे। इसलिए उसकी अकल थोड़ी बहुत ठिकाने आ जाती है किसी भी तरह से करके। जो समाज के बीच में काम करता है उसकी तो अकल ठिकाने आती ही है, अनलेस कि वो इस रैकेट में पड़ गया, एनजीओ वाले रैकेट में, कि साहब वो सिर्फ एक हीरो बन गया है अमेरिका में, और जैसे हर्षमंदर की तरह वो एक एजेंडा लेके चलते हैं और उसमें उनको अवार्ड मिल गया, जैसे आपके मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग तो शातिर लोग हैं। लेकिन जो लोग रियल काम करते हैं, चाहे वो व्यापार करें या समाज में करें, उन लोगों को वो मेक बिलीव वर्ल्ड में रह नहीं सकते बहुत दिनों तक। उनके जमीन पांव पे आ जाते हैं धीरे धीरे। बाकी तो आईआईटी के लोगों का वो ठीक है, दे आर गुड इन देयर वर्क, मैनेजमेंट में अच्छे हैं, वो टेक्नोलॉजी में अच्छे होंगे, लेकिन जहां तक सामाजिक समझ है, एक सामान्य समझ है, कंप्लीटली रिमूव, मेरा ऐसा मानना।